बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी मोस्टली इसकी हम कॉजेज पढ़ चुके हैं, किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, उसके अलावा कौन सा एम्फाइसीमा और किस वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होगा, एम्फाइसीमा भी हो सकता है। लेकिन एम्फाइसीमा की एक और कॉज होती है, वो कौन सी होती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंजाइम जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है। स्मोकिंग सेसेशन इसमें करवाएंगे, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे जैसे कि एल्बिट्रॉल, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स साल्मेट्रोल, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एंड बीटा एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स, एप्राट्रोपियम एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नाम है इसका, ठीक है, प्लस एल्बिट्रॉल। उसके अलावा टायोट्रोपियम, यानी कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिथाइल जेंथेन्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि थियोफाइलिन के नाम से अवेलेबल है। मिथाइल जेंथेन्स हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड इम्प्रूव रिस्पिरेटरी मसल फंक्शन। इसके इफेक्ट क्या होंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हैं इसके। जिस वक्त इन्फ्लामेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, मसल्स का जो फंक्शन होगा वो इम्प्रूव होगा। स्टिमुलेट्स द रिस्पिरेटरी सेंटर, उसके अलावा क्या काम करती है, रिस्पिरेटरी सेंटर जो कि हमारे मेडुल्ला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन, जो हमारी ब्रेन स्टिम है उसमें रिस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसको जाके स्टिमुलेट करेगी एंड प्रमोट्स ब्रोंकोडायलेशन, और ब्रोंकोडायलेशन को प्रमोट करेगी थियोफाइलिन और मिथाइल जेंथेन्स, ठीक है। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, फ्लोटिकासोन एंड बुटिसोनाइड, बेटामेथासोन, कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। डेक्सा, कम्बिनेशन ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं जैसा कि फ्लूटिकासोन प्लस सल्मिट्रोल, ठीक है। ये किस नाम से अवेलेबल है, एडवायर, यानी कि ये इसके ब्रांड नेम है, जो डिफरेंट कंपनियां इनको कॉम्बिनेशन में प्रिपेयर करती हैं। उसके अलावा ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स का काम क्या होता है, इन्होंने इन्फ्लामेशन को कम करना होता है, तो इसलिए जो ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करने के लिए हम स्टेरॉइड यूज करते हैं। ट्रीटमेंट में और कौन सी चीज़ आ जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी। Continuous oxygen has been shown to cut mortality in half or decrease morbidity when compared with non-continuous oxygen, ठीक है। अगर उन पेशेंट्स को कंटिन्यूस ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, थ्रो मास्क, तो उनके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। यानी कि अगर सीओपीडी की वजह से 10 लोग मर रहे हैं तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से उसमें से हाफ की डेथ होगी, यानी कि 5 मरेंगे, ठीक है। डिक्रीज मोर्बिडिटी, यानी कि जो बीमारी की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी मोर्बिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी व्हेन कंपेयर्ड विद नॉन कंटिन्यूस ऑक्सीजन। यानी कि नॉन कंटिन्यूस ऑक्सीजन के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए तो बीमारी की जो एक कहते हैं कि शिद्दत है वो भी कम हो जाती है। कंटिन्यूस 24 आवर्स पर डे, resting partial pressure of oxygen of 55 millimeter of mercury, or resting oxygen saturation of less than 88%। अगर इस हद तक ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो जाए, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हमने क्या देना है, कंटिन्यूस 24 आवर ऑक्सीजन देनी है। रेस्टिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ oxygen 56 to 59 mm of Hg, or oxygen saturation less than 89% in the presence of dependent edema, यानी कि अगर साथ में CHF भी चल रहा हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी चल रहा हो, तो उस टाइम पे भी हमने क्या करना है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई देनी है। पी पल्मोनल on ECG, P wave more than 3 mm in inferior lead, और कोल पल्मोनल और एरिथ्रोसाइटोसिस। पी पल्मोनल एक पी वेव की स्पेसिफिक शेप को नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ईसीजी में पी वेव, क्यूआरएस कम्प्लेक्स, टी वेव होती है ना, पी वेव की एक स्पेसिफिक शेप है जिसको पी पल्मोनल का नाम दिया जाता है। तो इन कंडीशंस में अगर फॉर एग्जांपल एडिमा भी हो और साथ में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है 56 to 59 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है,
परसेंटेज में अगर ये पार्शियल प्रेशर बताया गया, परसेंटेज में 89% से कम होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में कंटिन्यूस ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। नॉन कंटिन्यूस ऑक्सीजन किस टाइम पे प्रोवाइड करनी है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 55 mm of Hg और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 88 विद लो लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज। यानी कि वो रेस्ट की बात कर रहे हैं, रेस्ट पे भी पेशेंट अगर उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, लेकिन अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो उसमें नॉन कंटिन्यूस ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 55 और SpO2, ये SaO2 नहीं है, SpO2 है, ठीक है। SpO2 लेस देन 88%। जी जी, नहीं शो हो रही सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं सर। अभी शो हो रही है? जी सर। During sleep, if partial pressure of oxygen is less than 55 millimeter of mercury or SpO2 less than 88% with associated complications such as pulmonary hypertension, daytime somnolence, cardiac arrhythmias, ठीक है। नॉन कंटिन्यूस ऑक्सीजन की दूसरी इंडिकेशन कौन सी है कि अगर जिस वक्त जो पेशेंट है वो स्लीपिंग कंडीशन में हो, उस टाइम पे उसका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो लेस देन 55 हो, ठीक है, या उसकी SpO2 यानी कि ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है लेस देन 88% हो विद एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। और साथ में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सच एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डे टाइम साल्मोनेंस यानी कि दिन के टाइम पे नींद आना, ठीक है, सुस्ती। उसके बाद कार्डियक एरिथमियाज, उस टाइम पे नॉन कंटिन्यूस ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इंडिकेशंस भी पढ़ ली हैं और किस किस टाइम पे प्रोवाइड की जाती है वो भी देख लिए। उसके बाद पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एम्ड एट कीपिंग पेशेंट कंडीशनड विद एक्सरसाइज, परसेप्शन ऑफ डिस्पनिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ एफिकेसी। ये किस टाइम पे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की जाती है? जिस टाइम पे पेशेंट कंडीशन विद एक्सरसाइज, परसेप्शंस ऑफ डिस्पनिया, यानी कि एक्सरसाइज के साथ उसको डिस्पनिया की परसेप्शन हो के वो फील करता हो कि एक्सरसाइज के दरमियान मुझे डिस्पनिया होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ एफिकेसी अगर उसकी कम हो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसकी वजह से इफेक्ट हो रही हो, तो उस टाइम पे हम पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करवाएंगे। सर्जरी बुल्लेक्टमी इन केस ऑफ एम्फाइसीमा, अगर बड़े बड़े बुल्लाज बन जाएं, ठीक है ना, अगर एयर स्पेसिस बड़ी बड़ी बन जाएं बलून टाइप, ठीक है, उस टाइम पे हम उस जो एक बड़ा बुल्ला बना होगा उसको रिसेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक लोब, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक लोब है जिसके जो एल्वुलाई हैं उनकी जो इंटर एल्वुलर वॉल है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उस जगह पे छोटे छोटे एल्वुलाई की जगह पे एक बड़ा सा बलून बन गया है, उसको हम रिसेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, जिसको हम बुल्लेक्टमी का नाम देते हैं, ठीक है। रिसेक्शन ऑफ लार्ज बुल्ला कंप्रेसिंग नॉर्मल लंग, जो लार्ज बुल्ला होगा उसने काम क्या करना है, एक तो उसके अंदर एयर इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा होने के बाद दूसरे नंबर पे एयर वापस नहीं जा सकेगी, जब वापस नहीं जा सकेगी तो वो नॉर्मल लंग को भी कंप्रेस करेगा, जब नॉर्मल लंग को कंप्रेस करेगा तो ऑक्सीजनेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो इम्पेयर होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस बुल्ला को रिमूव कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, निमेक्टमी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एम्फाइसीमेटिस लंग्स, यानी कि एम्फाइसीमा में जो नॉन यूनिफॉर्म लंग होगा जिसमें बड़े बड़े बुल्लास बन चुके होंगे, उसमें न्यूमेक्टमी यानी कि लंग के कुछ पोर्शंस को हम काट के निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? जो बड़े बड़े बुल्लास बने होंगे उन्होंने नॉर्मल लंग को भी कंप्रेस किया हुआ होगा। एम्फाइसीमा की बात हो रही है ना, एम्फाइसीमेटिस लंग्स, तो उसमें क्या करेंगे, जो बड़े बुल्लास होंगे उनको रिमूव कर देंगे, रिमूव करके निकाल देंगे, नॉर्मल लंग जो है वो पीछे रह जाएगा। डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन कैन बी लाइफ सेविंग बट इज कॉस्टली, ये लाइफ सेविंग हो सकता है लेकिन बहुत कॉस्टली है, बहुत खर्चा होता है, ठीक है। कैन बी लैक ऑफ डोनर अवेलेबिलिटी,
इसमें एक तो डोनर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी वक्त दिया जा सकता है जिस वक्त कोई किसी की डेथ हो, तो जल्दी जल्दी से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ होगी और उसने अपना डोनेशन का कार्ड बनवाया है, तो उससे लेके आगे दे सकते हैं, या उसने अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट किए हुए हैं। अदरवाइज इसलिए ये डोनर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो इसका ज़्यादा इशू बनता है, एंड रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन। और उसके अलावा इसमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है, जब भी हम फॉरेन एंटीजन प्लेस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। तो जब हम बाहर से कोई लंग ट्रांसप्लांट करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे, तो लंग हमारी बॉडी जो है उसे एक फॉरेन मटेरियल डिटेक्ट करेगी, ठीक है, और उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। जब उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी तो उसके ऊपर अटैक करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करना पड़ती है, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट ना करे। स्टेजेस ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी की अब स्टेजेस कौन कौन सी है? एट रिस्क, FeV1 बाई FVC रेशियो मोर देन 0.7, ठीक है। अगर उसकी रेशियो जो है वो 0.7 से ज्यादा हो, FeV1 बाई FVC। FeV1 का फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें क्या होगी, यानी कि ये पेशेंट एट रिस्क है, ये इसमें आगे सीओपीडी डेवलप हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, हो सकता है। पेशेंट हु स्मोक, patient exposed to high pollutants, and patient with recurrent respiratory symptoms, infections, give influenza and pneumonia vaccines, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो स्मोकिंग करते हो, ठीक है, जो ज़्यादा पोल्यूटेंट से एक्सपोज होते हों, ठीक है, और वो पेशेंट जिनके अंदर रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रही हों, ठीक है, उनके अंदर इसके जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि सीओपीडी डेवलप होने के रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर सीओपीडी डेवलप हो सकती है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। तो उस तरह के इंडिविजुअल को हम इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन लगाएंगे, ताकि उसको मज़ीद रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं वो पहले ही इस चीज़ के लिए प्रोन है, ठीक है, पहले ही वो इस चीज़ के लिए ससेप्टेबल है, तो इसलिए उसको इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन लगाएंगे। माइल्ड, लेस देन 0.7, FeV1 मोर देन 80%, यानी कि अभी FeV1 जो है वो नॉर्मल है, मोर देन 80% है। एड शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर एज नीडेड, अगर उसको थोड़ा बहुत कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? एड शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर एज नीडेड, यानी कि अगर उनकी ज़रूरत हो तो। मॉडरेट, मॉडरेट सीओपीडी में क्या होता है? FeV1 बाई FVC रेशियो जो होगी लेस देन 0.7% होगी, लेस देन 0.7 होगी, और जो FeV1 परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 50 to 80%, यानी कि लेस देन 80% होगी, ठीक है, लेकिन 50 से ज़्यादा होगी, 80 से कम होगी। एड रेगुलर ट्रीटमेंट विद वन और मोर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स एंड एड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, यानी कि इसमें फिर हम क्या करेंगे? लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे। माइल्ड में शॉर्ट एक्टिंग, मॉडरेट में लॉन्ग एक्टिंग विद पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सीवियर सीओपीडी की। इसमें भी FeV1 बाय FVC रेशियो लेस देन 7 होगी, और FeV1 बाय यानी कि इन दोनों का अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो कितना? 30 to 50%, ठीक है। अगर 30 to 50% तक होगा तो उसे हम सीवियर सीओपीडी बोलते हैं। एड इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड इफ रिपीटेड एक्सरबेशन। इसमें हम अब किस चीज पे आ जाएंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम स्टार्ट पे यूज कभी भी नहीं करेंगे, स्टार्ट पे हम जस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज करेंगे। जैसे जैसे कंडीशन सीवियर होती जाएगी हम उसमें ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है। वेरी सीवियर, लेस देन 30% अगर किसी की FeV1 परसेंटेज हो। एड लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन इफ क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर कंसीडर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है।
और उसका एंड पे एक तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है, यानी कि उसके ऑक्सीजन की पहले ही कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सीवियर सीओपीडी है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, कंसीडर सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी कि लंग ट्रांसप्लांट इफ पॉसिबल, बुलेक्टमी इफ पॉसिबल। जो भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस पॉसिबल होंगे वो जो उसका सर्जन होगा वो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेगा। टेक होम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? स्मोकिंग इज द नंबर 1 कॉज ऑफ सीओपीडी, ठीक है। सीओपीडी की नंबर 1 कॉज कौन सी है? Smoking. If smoking is stopped once COPD diagnosed, the progression of disease can be slowed down. यानी कि अगर किसी पेशेंट के अंदर COPD डायग्नोस हो चुका है, ठीक है, और वो बंदा उस टाइम पे भी अगर क्विट कर दे तो उसके अंदर जो COPD की प्रोग्रेशन है वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। वो बंदा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, उसकी कंडीशन जो है काफ़ी हद तक संभल जाती है, सुधर जाती है। अगर वो स्मोकिंग ना छोड़े तो वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन उसकी कंडीशन जो है वो वर्स होती जाएगी, डिटेरियोरेट होती जाएगी, ठीक है, ख़राब होती जाएगी। Treat COPD exacerbation with antibiotics and possibly with steroids. जो COPD की एक्सेसरबेशन है, यानी कि जो उसकी प्रोग्रेशन है, उसको एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करना चाहिए और साथ में स्टीरॉइड्स यूज करने चाहिए फॉर एंटी इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। कंटिन्यूस ऑक्सीजन इज शोन टू डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन COPD। पहले भी हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। पहले हमने बात की है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज की, अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। The lung volumes are reduced either because of alteration in lung parenchyma, यानी कि इसमें क्या होता है, जो लंग का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लंग का वॉल्यूम रिड्यूस होने की कॉजेज कौन सी हो सकती हैं? या तो उसके लंग के पैरेंकाइमा के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या डिजीज ऑफ प्लूरा, चेस्ट वॉल और न्यूरोमस्कुलर अपरेटस, या प्लूरा की कोई डिजीज है, फॉर एग्जांपल प्लूरा की फाइब्रोसिस होगी है। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो वो उसको डायलेट नहीं, लंग्स को डायलेट नहीं करने देगा, ठीक है। चेस्ट वॉल की अगर डिजीज है, फॉर एग्जांपल रिब्स की अगर कोई डिजीज है तो उसकी वजह से वो उसको डायलेट नहीं करने देगा, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर अपरेटस का अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मसल्स हेल्प आउट ही ना करें लंग्स को डायलेट होने के लिए, लंग्स को एक्सपेंड होके एयर को रिसीव करने के लिए, तो लंग्स कैसे डायलेट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर न्यूरोमस्कुलर पेन हो, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इंजरी हो जाए तो पेन की वजह से पेशेंट सांस अपना रोक के रखेगा, बहुत कम सांस लेगा, ठीक है। Physiologically restrictive lung disease are defined by reduced total lung capacity, vital capacity, and functional residual capacity, but with preserved airflow. इसको फिजियोलॉजिकली रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को किस तरह डिफाइन किया जाता है कि इसमें सारे जो लंग कैपेसिटीज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, बट विद प्रिजर्व्ड एयर फ्लो, लेकिन एयर फ्लो रुकेगा नहीं, एयर फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर फ्लो की, एयर फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर एयर फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एयर फ्लो के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, ठीक है। एयर फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? या तो लंग पैरेन्काइमा में प्रॉब्लम आ रहा है, या चेस्ट वॉल में प्रॉब्लम आ रहा है, या प्रॉब्लम किस में आ रहा है, प्लूरा में, या मसल्स में, रिस्पिरेटरी जो मसल्स हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक लंग डिजीजेस की हम बात करते हैं। दीज डिजीजेस कॉजेज आइदर इन्फ्लेमेशन एंड और स्कारिंग ऑफ द लंग टिश्यू। इंट्रिंसिक लंग डिजीज क्या करती है? इन्फ्लेमेशन का करवाती है और स्कारिंग ऑफ द लंग डिजीज। जब भी स्कार बनेगा तो उसके जो इलास्टिक टिश्यूज होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है इसकी एग्जांपल, ठीक है। और फिल द एयर स्पेस विद एक्सुडेट एंड डिब्रेश न्यूमोनाइटिस, या जो एयर स्पेसिस हैं, फॉर एग्जांपल एल्विलाई हैं, ठीक है, उस जगह पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे एयर के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उस जगह पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, सो गैसियस एक्सचेंज विल हैम्पर। दीज डिजीजेस आर क्लासिफाइड फर्दर अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इन डिजीजेस को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है किन की बेसिस पे? इटियोलॉजी की बेसिस पे, रीजन की बेसिस पे, कौन सी कॉज है, किस वजह से ये डिजीजेस हो रही हैं, ठीक है।
एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर्स, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो बाहर से कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि लंग की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाहर का कोई ऑर्गन या मसल उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। द चेस्ट वॉल, प्लूरा एंड रिस्पिरेटरी मसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पिरेटरी पंप। रिस्पिरेटरी पंप के कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्लूरा है, चेस्ट वॉल है और मसल्स हैं, चेस्ट वॉल में जो रिस्पिरेटरी मसल्स हैं, ठीक है। Disorders of these structures will cause lung restriction and impairs ventilatory function. अगर इन स्ट्रक्चर्स का कोई डिसफंक्शन हो जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेंटिलेटरी प्रोसेस है वो इम्पेयर हो जाएगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। दीज आर ग्रुप्ड एज नॉन मस्कुलर डिजीजेज ऑफ द चेस्ट वॉल एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। नॉन मस्कुलर डिजीजेज और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। पैथोफिजियोलॉजी, इंट्रिंसिक लंग डिजीजेज। इंट्रिंसिक लंग डिजीजेज में कौन सी आ जाएंगी? डिफ्यूज पैरेन्काइमल डिसऑर्डर कॉजेज रिडक्शन इन ऑल लंग वॉल्यूम्स। अगर पैरेन्काइमा डिफ्यूजली इन्वॉल्व हो किसी डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है, तो वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर सकेगा। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेसिव इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। इससे क्या होगा कि जो लंग हो गए वो एक्सेसिवली रिकॉइल कर जाएंगे, एक्सेसिवली कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। एक्सपायरेटरी फ्लो आर रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू द लंग वॉल्यूम्स। जो एक्सपायरेटरी फ्लो होंगे, यानी कि एक्सपायरेशन जो करनी है, ठीक है, जिस वक्त एयर को बाहर निकालते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं इन प्रोपोर्शन टू द लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स की निस्बत उनमें कमी आ जाती है एक्सपायरेशन में, ठीक है। पर्सन सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक एक्सपायर कर सकेगा, उसके बाद वो एक्सपायर नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जो लंग पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज होंगे वो उससे ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, या उससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं आगे फिर कर सकेंगे। यानी कि दोनों साइड पे एक लिमिटेशंस आ जाएंगी कि उससे ना तो एक स्पेसिफिक जगह से आगे कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, ना ही एक स्पेसिफिक जगह से आगे डायलेट कर सकता है। आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया इज कॉज्ड बाय वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया यानी कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? अगर वेंटिलेशन और परफ्यूजन मिसमैच होगा, यानी कि किसी जगह पे वेंटिलेशन तो हो रही है, अगर उस जगह पे परफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। Now we are studying about intrinsic lung diseases. That means here the problem is in the lung parenchyma. So the blood perfusion is okay, but the lungs are not okay, ठीक है। In this situation the ventilation is impaired but the perfusion is okay. So if the ventilation is impaired, then it will cause ventilation perfusion mismatch. Impaired diffusion of oxygen will cause exercise induced desaturation. Impaired diffusion of oxygen, ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो इम्पेयर होगी, विल कॉज एक्सरसाइज की वजह से इंड्यूस डिसेचुरेशन। यानी कि नॉर्मली एक पर्सन रेस्ट की हालत में तो यानी कि सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन उस उतनी डिमांड में वो जो लंग्स होंगे, क्योंकि लंग्स डिजीज्ड लंग हैं, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे और क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डीसैचुरेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन नॉर्मली जितनी सैचुरेशन होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी, ठीक है, डीसैचुरेट हो जाएगी। हाइपर वेंटिलेशन एट रेस्ट सेकेंडरी टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन। उसके अलावा क्या हो सकता है? हाइपर वेंटिलेशन एट रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में हाइपर वेंटिलेशन हो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन। किसी वजह से, अगर फॉर एग्जांपल एंजाइटी की वजह से, एंजाइटी की वजह से कुछ लोगों का जो सांस है वो तेज हो जाता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन है। या किसी को कोई डांट वगैरह पड़े, इस उन कंडीशंस में उनका सांस तेज हो जाता है। Extrinsic disorders, diseases of the pleura, thoracic cage, decrease compliance of the respiratory system. प्लूरा की डिजीजेज, थोरेसिक केज की डिजीजेज डिक्रीज, ठीक है, इससे क्या होगा? लंग की कंप्लायंस कम हो जाएगी। दिस देयर इज रिडक्शन इन द लंग वॉल्यूम्स। जब लंग की कंप्लायंस कम हो जाएगी तो लंग वॉल्यूम भी डिक्रीज होंगे। सेकेंडरीली
एटिलेक्टेसिस यानी कि अगर लंग सुकड़ जाएं, अकर लीडिंग टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच और हाइपोक्सीमिया. The thoracic cage and neuromuscular structures are a part of respiratory system. Thoracic cage, neuromuscular structures ये सारे किसके respiratory system के part हैं, क्योंकि ये help out करते हैं lungs को dilate expand करवाने में. ठीक है. Any disease of these structures will cause restrictive disease and ventilatory dysfunction. इनमें से किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी. ठीक है. जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा. किसी का कोई क्वेश्चन है?